हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज मरुता सामी की हम स्टोरी देखेंगे। क्या इस स्टोरी में बताया गया है वो सारी चीज़ें आज हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दिए हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से निकल के आएंगे वो यहाँ पे सारे मैंशनड है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए होगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। काफ़ी सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या हम इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ बिल्डिंग्स, किस टाइप की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, पेंटिंग्स कैसी कैसी हुआ करती थी, और बुक्स कैसे हुआ करते थे। वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। चलिए तो वन बाय वन स्टडी करते हैं द स्टोरी ऑफ मरुत्सामी। तो आज मरुत्सामी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वाई? बिकॉज वो अपने ब्रदर के साथ आज कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, और एक मेटल रैंप है वहाँ पे, तो व्हील चेयर अपनी वहाँ से लेके जा रहे हैं। ठीक है, एनीवेज नाउ इन्होंने जब एक पिलर देखा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पिलर था। अगर उसका नाम मैं आपको बताऊँ तो आयरन पिलर है, और उसको बोलते हैं मेहरौली पिलर। ठीक है, इसी के पीछे सारी स्टोरी है आज की, जो कि स्टार्ट होती है बाय मरुत्सामी और उसका भाई। तो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, सिंस द चैप्टर नंबर 1। तो बहुत सारे मेटलर्जिस्ट हुआ करते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। और हमने बहुत सारी एक्सकवेशन, हमें बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं फ्रॉम द हड़प्पन साइड, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट्समैन देखने को मिलते हैं। तो इससे पता लगता है कि उस टाइम पे उनको कॉपर की मेटलर्जी की प्रोसेस पता थी। दे वर अवेयर कि कॉपर से हमें कैसे कोई चीज़ बनानी है। इवन उन्होंने क्या किया, कॉपर को लिया और साथ में उसमें टिन मिक्स कर दिया, तो उससे बन गया ब्रॉन्ज। जब कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया तो उससे बना ब्रॉन्ज, और बिकॉज हड़प्पन जो थे वो ब्रॉन्ज को भी यूज़ किया करते थे, तो इसी वजह से उस एज का नाम पड़ता है ब्रॉन्ज एज। तो जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देखा था कि कैसे डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का, डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ हुआ करते थे। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड आता है, और ऋग्वेदिक के बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड जो था इट वाज नोन एज द आयरन एज, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, ऑल्दो यूज़ में था, बट जो ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो आयरन से रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है, तो उस टाइम में अगर देखें तो इंडिया जो था बहुत एडवांस टाइप का आयरन जो है प्रोड्यूस किया करता था। एक तो आयरन फॉर्ज्ड आयरन हो गया जो नॉर्मली हम देखते हैं, एक आपको देखने को मिलता है रॉट आयरन। ये जो रॉट आयरन होता है ना, इसमें कुछ नहीं होता, एक तो आपका आयरन ही होगा इसमें, जिसका अगर सिंबल बताऊं तो Fe होता है। ठीक है, पर इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं। अगर आपने ना पुरानी बिल्डिंग्स देखी हो, उनकी जो रेलिंग का टेक्सचर होता है वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, ऐसे नहीं लगता कि आयरन का बना हुआ है, बट वो आयरन ही होता है। पर कौन सा आयरन होता है, रॉट आयरन होता है, उसमें थोड़ा सा कार्बन का जो कंटेंट है वो मिक्स कर दिया होता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा आयरन जो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, दैट इज़ द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या करा जाता है, ये कास्ट आयरन के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है जिसको बोलते हैं पिग आयरन। ठीक है, ये साइंस का टॉपिक है, ऑल्दो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको, आपके काम आ सकता है कभी भी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो मेटल आयरन ओर होती है ना, एक आयरन ओर होती है। आयरन ओर का मतलब है उसमें उस ऐसी चीज़ जिसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट है, बट अलॉन्ग विद द अनदर एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये जो पिग आयरन होगा ना, इसको मेल्ट करा जाएगा, एक भट्टी के अंदर इसको मेल्ट करवाया जाएगा, और जो प्रोडक्ट निकलेगी उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिलेंगी किस किस चीज़ की, जैसे कि आपका स्टील हो गया, आयरन हो गया, लाइमस्टोन, कार्बन, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें इन द कास्ट आयरन। तो जो भी इसमें अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स होते हैं एज, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब स्टडी करते हैं आयरन पिलर, जिसको सामी ने देखा और उसके भाई ने देखा, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं हम कभी भूलेंगे लाइफ में। तो वो आयरन पिलर की क्या स्टोरी है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो आयरन पिलर कहाँ पे है, मेहरौली में है, विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन का, कि एक बहुत सुंदर जो चीज़ है वो कभी इंडियंस ने बनाई थी, दैट इज़ मेहरौली पिलर। इवन आज भी आप देखोगे ना, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर, यहाँ पे पिक्चर में देख लो तब तक, तो इतना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर, बट एक खास बात जो है वो ये है कि इसमें आज तक रस्ट नहीं लगा, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस। अगर इसके फीचर्स की बात करें मेहरौली पिलर के,
तो एक तो आयरन का बना हुआ है, अगर इसकी हाइट देखें तो 7.2 मीटर हाई है, जो वे है दैट इज़ 3 टन्स, और इसको बनाया गया था 1500 ईयर्स एगो। हमें पता है कि देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर, इसके ऊपर ना पिलर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन का मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड प्रशस्ति। तो अगर मान लो ये सारे इंस्क्रिप्शन है तो इतना सा हिस्सा प्रशस्ति होगा। प्रशस्ति में क्या होता है? प्रेज, ठीक है, किसी राजा की तारीफ करी गई होगी, तो दैट वाज द डिफरेंस। पर इंस्क्रिप्शन का ओवरऑल मतलब क्या होता है कि किसी हार्ड सब्सटेंस के ऊपर लिखा होगा कुछ। तो यहाँ पे एक रूलर का नाम मिलता है जिसका नाम है चंद्र, तो ये आइडिया लगाया जाता है मे बी गुप्ता डायनेस्टी को ये रेफर कर रहा है, ठीक है। और क्या अमेजिंग चीज़ है इसके रिगार्डिंग कि आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगा। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, अगर क्राफ्ट पर्सन की स्किल्स देखें तो ना सिर्फ उन्होंने पिलर्स बनवाए थे, बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, स्तूप। स्तूप जो होता है, आपको कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है डोम लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोल देते हैं स्तूप। स्तूप बोल लो इसको, या फिर अगर इंग्लिश में बोलें तो माउंड बोल सकते हैं। तो ये जो स्तूप होते हैं ना, ये बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि बहुत लंबे और बिग साइज़ के हुआ करते हैं। कॉमन फीचर होंगे जैसे कि एक पिक्चर दिखा देती हूँ मैं, ये वाला, ये है आपका सांची स्तूप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये इसका गेट है लगा हुआ इतना बड़ा, दैट इज़ द गेट। पीछे आपको एक डोम शेप दिख रही होगी इस तरह से, दैट इज़ द स्तूप। और यहाँ पे देखो आपको रेलिंग्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं वैसे वेदिका। और ये जो गेटवे है ना, इसको बोलते हैं तोरण। अभी 1 बाय 1 मैं आपको नाम भी याद करवा दूंगी, डोंट वरी। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आपको पता है ना, मेंटल बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। जब हम टेम्पल में जाते हैं ना, तो टेम्पल में क्या होते हैं, जैसे हमने आशीर्वाद लिया भगवान का, फिर हम साइड में एक फेरी लेते हैं, ठीक है। वैसे ही इन स्तूप्स की भी फेरी ली जाती है ताकि बुद्धा की ब्लेसिंग वो लोग ले सकें जो भी यहाँ पे फेरी ले रहे हैं। तो इसको बोल देते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। सारा कुछ लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, नो नीड टू राइट एनीथिंग। चलो अब स्तूप के हम फीचर्स देखेंगे। अब बोला कि ये स्तूप बनाए क्यों जाते थे, तो जो भी बुद्धा जी के रैलिक्स थे, रैलिक्स का मतलब है उनकी बोन्स होगी, उनके टीथ हो गए, या फिर कोई भी पार्ट हो गया बॉडी का, ऐश होगी, ठीक है, जो बाद में राख बची हुई थी, उन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया जाता है इस स्तूप के अंदर। और फिर ये बोला जाता है कि जो बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स हैं वो हमें यहाँ से मिलती चलेंगी। तो रैलिक्स के ऊपर होता है बेसिकली स्तूप। रैलिक क्या होता है? कोई भी पार्ट, बुद्धा जी का कोई भी पार्ट, ठीक है। बुद्धा हो गए, उनके कोई एमिनेंट फॉलोअर्स होंगे, उनकी जो बोन्स हैं, टीथ हैं, ऐश है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो सारी चीज़ों के ऊपर स्तूप बना दिया जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहें सालों सालों तक, ठीक है। तो प्रीशियस स्टोन्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और कॉइन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद एक जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं रैलिक कैस्केट। रैलिक कैस्केट जो होता है, इसको क्या करा जाता है, दफना दिया जाता है वहाँ पे। इसके अंदर अब आपको बोन मिल सकती है, टीथ मिल सकती हैं, या फिर एशेज हो सकती हैं, बट इतना बड़ा स्ट्रक्चर ऊपर से बना दिया जाता है, सो नो वन कैन डिग इट आउट। बट हम देखते हैं कि अशोका जो थे ना, अशोका द ग्रेट किंग, तो बोला जाता है पहले 9 के आसपास ये स्तूप हुआ करते थे, बट अशोका ने क्या किया, ये सारे जो भी रैलिक्स थे वो सारे निकलवाए और थोड़े थोड़े करके बांट दिया, और कम से कम 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोका ने, ठीक है। तो दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। ऑल्दो अभी आपको क्या याद रखना है, रैलिक कैस्केट। कैस्केट को आप एक तरह से बास्केट की तरह ले सकते हो, कि बास्केट के अंदर या तो दान डाल दिए, या फिर हड्डियाँ डाल दी, या फिर आपके जो एशेज़ हैं वो डाल दिए। लेटर अ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडिड ऑन द टॉप। फिर उसके ऊपर बस रखते गए, मिट्टी रखते गए, ब्रिक्स रखते गए ताकि ये कवर रहे। एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वो समटाइम कवर्ड विद द स्टोन स्लैब, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। पीछे आपको एक डोम शेप दिख रही होगी इस तरह से, तो इस तरह से इसको कवर कर दिया जाता था। अब देखो कितने नीचे जाके, इसके अंदर नहीं आप जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ थी। ऑफन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिणा पथ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक आपको रेलिंग दिख रही होगी, ये वाली, इसके अंदर ना एक रास्ता है चलने के लिए। यहाँ से लोग फेरी लेंगे और उस फेरी वाले रास्ते को बोल देते हैं प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के अराउंड होता था ये, ठीक है, और इसको रेलिंग से सराउंड किया होता था। और ये जो रेलिंग होती थी ना, रेलिंग को बोलते थे वेदिका। बार बार बोल रही हूँ नाम ताकि आपको भी याद हो जाए। एक एंट्रेंस होता है, गेटवे, जिस गेटवे के थ्रू लोग एंटर करेंगे। तो ये गए इस गेटवे से अंदर, ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाएंगे। तो इस गेटवे को बोलते थे बेसिकली तोरण। क्या बोलते थे उसको? तोरण। द स्तूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। आप देख सकते हो एलिफेंट बने हुए हैं, क्रोकोडाइल्स बने हुए हैं, बुद्धा जी की बचपन की स्टोरीज दर्शाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है
फाइंड अमरावती ऑन मैप नंबर 7। चलो जी, यहाँ पे मैप नंबर 7, आई जस्ट थिंक ये पिछले वाले की बात तो नहीं कर रहा, रुको, पेज 87 पे है। हाँ, ये लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर अमरावती आपको ध्यान में हो तो हमने देखा था नियर बाय आंध्र प्रदेश वाला एरिया, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे स्तूप्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ये जो साइड में इमेज लगाई हुई है ना, ये सांची स्तूप है, ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट स्तूपा भी इसको बोलते हैं। तो इसी तरह के स्तूप बहुत सारे बनवाए गए हैं, और जो हाँ कॉम्पोजिशन आपको डिफरेंट मिल सकती है। कहीं पे आपको सिर्फ ईंटों के ही स्तूप मिलेंगे, कहीं जगह आपको पत्थरों के ही स्तूप मिलेंगे, सो दैट डू वेरी। उसके बाद आता है अदर बिल्डिंग्स वर हॉलो आउट ऑफ द रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। कुछ में केव्स बना दी गई और उनको फिर ब्यूटीफुल स्कल्पचर या फिर पेंटिंग से डेकोरेट कर दिया गया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। बहुत सारे हिंदू टेम्पल देखने को मिलते हैं, वो भी इस टाइम पे बने थे। और कुछ देतीज जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा, इनको वर्शिप किया जाता था श्राइन्स के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखोगे एक टेम्पल बताया गया है, ये वाला, ये भीतर गांव उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और 1500 साल पहले ये बनाया गया था। बेक्ड ब्रिक से इसको बनाया गया था और पत्थर भी यूज़ करे गए थे। एक साइड में आपको मिलेगा ये वाला टेम्पल, ये मोनोलिथिक टेम्पल है और ये महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम। और यहाँ पे आपको ना एक अर्जुन टेम्पल मिलेगा, द्रौपदी टेम्पल मिलेगा, जो आपके 5 पांडव थे। ऑल्दो उनसे रिलेटेड कहीं भी नहीं है, बट इसको बोला जाता है कि 5 पांडव में जितने भी कैरेक्टर थे ना, मेन द्रौपदी आगे, अर्जुन आगे, तो उन सभी से रिलेटेड ये आपको टेम्पल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? महाबलीपुरम में मिलता है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर इसके बारे में पूरी डिटेलिंग्स दी होती है, महाबलीपुरम, ठीक है। और ये बना हुआ है मोनोलिथ, मतलब एक टेम्पल जो है वो सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया है। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मतलब वन, और लिथ का मतलब होता है स्टोन, तो इसलिए इसको बोला जाता है मोनोलिथिक, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोला गया गर्भगृह। आपने देखा होगा ना, अगर आप टेम्पल भी जाते हो, टेम्पल के अंदर जैसे मान लो ये शिवलिंग रखा हुआ है, तो साइड में एरिया होगा ना बहुत सारा बैठने को, तो उसको बोला जाता था गर्भगृह। वो जो हॉल होता है ना मंदिर के अंदर, उसको बोल देते हैं गर्भगृह। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द टेम्पल। फिर उसके बाद आता है भीतर गाँव में हम एक खास फीचर देखते हैं जिसको बोलते हैं शिखर। ये जो ये वाला स्टाइल हुआ करता था ना टेम्पल्स का, इसको बोलते थे शिखर स्टाइल, शिखर स्टाइल, डन। तो दिस इज नोन एज द शिखर स्टाइल। इट वॉज हेयर दैट ओके, ये डन हो गया। बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह, मतलब नीचे हॉल होगा, ऊपर शिखर बना दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टेम्पल में आज भी आप देखते हो शिखर स्टाइल आपको देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद एक मंडप भी होगा। मंडप जो होता है अर्ध मंडप भी होता है, तो मंडप के बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। कुछ नहीं होता, जैसे ये मंदिर है ना आपका, तो मान लो ये मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, इसको पहला मंडप बोल दिया, दूसरा मंडप, तीसरा मंडप, और एक मेन मंडप होगा जिसके ऊपर आपको देखने को मिलता है शिखर। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ये दुर्गा टेम्पल है बेसिकली, आईहोल के अंदर आपको मिलेगा ये। आईहोल कहाँ पे? आपका कर्नाटका। चलो, हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट। तो एक तो हमने देख लिया कि एक ही चीज़ होती थी, प्रॉपर प्लानिंग करी जाती थी, ब्रिक्स का यूज़ करा जाता था, और साथ में स्टोन्स का बना होता था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पिलर्स लगे होते थे अंदर, और पिलर्स के ऊपर कार्विंग्स करी होती थी। कार्विंग का क्या मतलब है? डेकोरेशंस करी होंगी। किस चीज़ से करी होती थी डेकोरेशंस? तो डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स, या फिर बुद्धा जी की स्टोरी बना दी, या फिर अगर देतीज हैं जैसे कि विष्णु हमने पढ़ा, शिव हैं, आगे देखेंगे हम पार्वती का रोल भी आएगा, दुर्गा माता हैं, तो उन सबकी पिक्चर्स बना दी जाती थी ऑन द वॉल्स, इवन ऑन द सीलिंग्स। ये आपको साइड में इमेज जो दे रखी है, ये उड़ीसा की इमेज है। ये एक जैन मोनेस्ट्री हुआ करती थी, यानी कि जो जैन भिक्षु हुआ करते थे वो यहाँ पे मेडिटेट एंड ऑल किया करते थे, और जो भी उनके रिचुअल्स हुआ करते थे। 2 स्टोरी यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन उसके बाद एक और हमें देखने को मिलेगा, ये वाला, ये दिस वन। तो ये एक स्कल्पचर है, नेशनल म्यूज़ियम है जो न्यू दिल्ली में, वहाँ से इसकी पिक्चर क्लिक करी गई है। अब बोलते हैं कि ये मोनेस्ट्रीज बनवाया कौन करता था, या फिर टेम्पल जो थे इनको बनवाया कौन करता था। अब क्या क्राफ्ट पर्सन का काम तो होता था बनाना, पर पैसा भी तो लगेगा ना। तो किंग्स क्वींस हो गए, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हुआ करता था, वो लोग यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस किया करते थे। एज यू कैन सी कि हमने जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। उसी तरह से चंद्रगुप्त का जो लड़का था वो था बिंदुसार। बिंदुसार ने क्या किया था? अडॉप्ट अजीविका सेक्ट। अजीविका सेक्ट के बाद हम देखते हैं बिंदुसार का लड़का आता है अशोका। अशोका ने जो था वो बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था, हीनयान बुद्धिज़्म बेसिकली अडॉप्ट किया था। तो इस तरह से ये डिफरेंट अडॉप्शंस कर लिया करते थे रिलीजन्स की, और जब जिस रिलीजन के अंदर ये अडॉप्शन करेंगे वहीं पे उधर ये कंट्रीब्यूशन करना भी शुरू कर देंगे, डन।
उसके बाद हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। फिर उसके बाद ऐसे ज़रूरी नहीं था कि किंग्स और क्वींस ही कंट्रीब्यूट करेंगे, इवन जो मर्केंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ, या फिर बहुत सारे लोग जो एज अ लेबरर काम कर लिया करते थे, तो सारे इन्वॉल्व हुआ करते थे बेसिकली। बट जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती थी दैट वाज फ्रॉम द एंड ऑफ किंग्स एंड क्वींस। उसके बाद ये देखो, एक पिक्चर देख सकते हो, अजंता केव्स आप पढ़ते हो, अजंता केव्स। अजंता केव्स के अंदर ये हमें बुद्धा जी का एक इमेज मिलता है पेंटेड ऑन द वॉल, जिन्होंने अपने हाथ में एक कमल का फूल ले रखा है। तो ये पद्म पनी भी बोलते हैं इनको इस फॉर्म में जब वो बैठते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कवर करवाया ऑल दो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, वहाँ से इसको एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। बिल्डिंग्स होगी अपनी, अब आती हैं पेंटिंग्स। पेंटिंग जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है आपको साइड में अजंता केव का। अजंता केव में आपको ये बुद्धिस्ट पेंटिंग एक देखने को मिलती है, पद्म पनी इस पेंटिंग को बोलते हैं। पद्म पनी का मतलब है होल्डिंग अ लोटस फ्लावर इन हैंड। दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर hollowed in the hills over the centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks, and कुछ जो थी उनको पेंटिंग से डेकोरेट करा गया था। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, तो जो कलर यूज़ होते थे वो लाइट कलर यूज़ किया जाते थे। और कलर किस चीज़ से बनाए जाते थे, तो प्लांट एंड मिनरल्स हो गए आपके, उनसे बना लिए जाते थे। 1500 साल पहले की ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। न्यूज़पेपर में आती रहती हैं पेंटिंग्स। सीतावसल केव्स, ये सीतावसल केव्स आपके तमिलनाडु वाले एरिया में आपको देखने को मिलती है। तो न्यूज़ में थी ये अराउंड फैब 2023। तो उस टाइम पे बोला जा रहा था कि ये जो सीतनवसल केव्स हैं, इनके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो ख़राब हो रही हैं। क्यों ख़राब हो रही हैं? बिकॉज लोग क्या करते हैं, चिंटू मिंटू पता नहीं क्या क्या नाम लिख देते हैं उसके ऊपर, तो वो चीज़ जो है वो ख़राब कर रही है। हेरिटेज है, बचाना है इसको। डन। अब आता है वर्ल्ड ऑफ बुक्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेंगे एपिक्स। एपिक्स आपको पता है क्या क्या हैं, जैसे कि अपना रामायण और महाभारत। तो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होती हैं, लंबी लंबी कॉम्पोजिशन होती हैं, जो हेरोइक, जिनकी ग्रेट विक्ट्रीज हमें पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पे मैन भी हो सकते हैं, वीमेन के ऊपर भी हो सकती हैं, ठीक है। और इवन गॉड्स की स्टोरीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। एक तमिल एपिक है सिलापदिकरम, इसके मैंने आपको बताया था कौन थे राइटर, इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल का नाम यहाँ पे दे भी रखा है, ऑल द नोट्स में भी एडेड है ये वाला। इसके अलावा एक और तमिल एपिक हुआ करता था, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया है, मनी मेकालई। मनी मेकालई एक लड़के ने लिखा था जिसका नाम था सतनार। डन। अब 1800 ईयर्स एगो ये लिखा गया था। हाँ, ये जो आगे आगे सिलापतिगरम के अंदर आपको एक स्टोरी मिलती है मर्केंट्स की, जिसका नाम, एक मर्केंट हुआ करता था कोवलन। कोवलन की जो वाइफ थी उसका नाम था कन्नगी। पर कोवलन चलाते थे अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसके साथ? माधवी के साथ। माधवी के साथ प्यार हो जाता है, पुहार में ये लोग रहा करते थे। और उसके बाद क्या होता है कि बाद में बाय द टाइम जो कोवलन होता है और कन्नगी होती है, वो दोनों इस एरिया को छोड़ देते हैं और उसके बाद मदुरई चले जाते हैं। मदुरई में क्या होता है कि एक कोर्ट ज्वेलर हुआ करता था पांड्यन किंग का, और वो इल्ज़ाम लगाता है कोवलन के ऊपर कि इसने ज्वेलरी चोरी करी है। बाद में कोवलन को सेंटेंस दे दी जाती है डेथ की, यानी कि पनिशमेंट कर दिया जाता है डेथ से। कन्नगी अभी भी उससे बहुत प्यार किया करती थी, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और साथ में वो सैड भी हो जाती है कि ये इनजस्टिस हुआ है, जबकि कोवलन ने कोई चोरी नहीं की थी। तो उसके बाद बोला जाता है कि पूरी सिटी ऑफ मदुरई को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक सिलापतिकरम से ही यहाँ पे छोटी सी स्टोरी भी दे रखी है, अगेन द सेम स्टोरी, कोवलन, कन्नगी और मदुरई की, ठीक है। उसके बाद एक तमिल एपिक आता है जो कि है मनी मेकाले। अब देखो, कोवलन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था किसके साथ? माधवी के साथ। तो इसको एक लड़की होती है माधवी से, जिसका नाम रखा जाता है सतनार। तो सतनार ने ही बेसिकली ये मनी मेकाले जो तमिल एपिक है वो लिखा था, ठीक है। सतनार यहाँ पे लिखा होता है, नाम दिया होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। हाँ, ये जो है कंपोज्ड बाय सतनार, 1400 ईयर्स एगो ये लिखा गया था। अब आता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इनका कोई आइडिया ही नहीं था जब तक ये डिस्कवर नहीं हुए। जैसे ही डिस्कवर हुए तो इनका टाइम स्पैन भी पता चलता है। इसके अलावा हमने देख लिया इलांगो अडिगल के बारे में, उसके बाद सतनार के बारे में। अब देखते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास के बारे में हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा था अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी। तो अब यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम हम देख चुके थे, मैंने और भी आपको प्लेस बता दिए थे साथ में कालिदास के, जैसे कि विक्रम उर्वशियम था, एक था आपका मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये सारे थे उनके प्ले, ये थे प्ले। आज आप जो देखोगे दैट इज़ अ पोएम है यहाँ पे मेघदूतम। मेघदूत के अलावा एक और भी बहुत सारी पोएम्स हैं कालिदास की, जैसे कि ऋतु संहारा, कुमार संभवा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया है और ऑलरेडी ऐड आपके नोट्स के अंदर, ठीक है। कुमार संभवा। इसके अलावा आती है आपकी रघु वंशा,
ठीक है जी। तो मेघ का क्या मतलब होता है? बादल। दूत का मतलब होता है मैसेंजर। तो मतलब कौन है मैसेंजर? क्लाउड मैसेंजर। तो ऐसे इमेजिनरी एक स्टोरी है, और दो लवर्स जो कि सेपरेट हो गए हैं, तो वो क्लाउड मैसेंजर को यूज़ कर रहे हैं। कबूतर को यूज़ नहीं किया इन्होंने, किसको यूज़ किया? बादलों को यूज़ किया एज अ मैसेंजर। तो बस उसी के ऊपर एक स्टोरी बना दी कालिदास जी ने, जिसका नाम रख दिया मेघादूतम। बहुत सारी हिंदू रिलीजन स्टोरीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ पुराण्स। पुराण का मतलब क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, पुराना, समथिंग विच इज़ ओल्ड। जो पुराण्स हैं इसमें आपको बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस की स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती। पूरी डिटेल में बताया गया है पुराण्स के अंदर कि कैसे विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जी को प्रे करना है। एंड बिसाइड देयर आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग्स। इसके बाद पुराण जो होते हैं, दे वर रिटन इन द सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड दे वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। और उसके बाद दो संस्कृत एपिक्स देखने को मिलते हैं। वन इज़ द महाभारत, सेकंड इज़ रामायण। वन बाय वन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो महाभारत के पहले बारे में देखें तो इसमें फ़ाइट बताई गई है बेसिकली कौरव और पांडव, किस तरह से ये कजन्स जो हुआ करते थे, 100 कौरव और 5 पांडव, एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं फॉर द धर्म। और बेसिकली जो कौरव थे उनका मेन था कि हमें कैसे ना कैसे कुरु के ऊपर कंट्रोल करना है। और बोला जाता है जो पांडव थे वो धर्म के लिए लड़े थे। कुरु जो थी दैट वाज द कैपिटल ऑफ हस्तिनापुर। ये जो स्टोरी है काफ़ी पुरानी है, 1500 साल पहले लिखी गई थी। जो पुराण्स हैं और इवन महाभारत है, ये एक ही राइटर ने लिखा है जो कि है व्यास। जो भगवत गीता है दैट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द चैप्टर नंबर 8 ऑफ द महाभारत। तो ये सारा किसने लिखा? व्यास ने। फिर आते हैं रामायण के ऊपर। तो यहाँ पे राम की और सीता जी की स्टोरी है, कैसे वो एग्जाइल पे जाते हैं, बाद में कैसे सीता को जो रावण है वो किडनैप कर लेते हैं, राम कैसे फाइट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सीता बैक, और फिर जो वापस आते हैं अयोध्या। अयोध्या जो थी इट वाज द कैपिटल ऑफ कोसाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। तो ही वॉज द संस्कृत राइटर। तो वाल्मीकि ने ये संस्कृत में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डनरी पीपल। बहुत सारी स्टोरीज जो हुआ करती थी, ऑर्डनरी पीपल भी बोलते हैं, जो कि आज हम जानते हैं फोक्स की फॉर्म में। उसी में एक आता है पंचतंत्र, जातक्स। जातक्स में बेसिकली क्या है? बुद्धा जी के बचपन की स्टोरीज़ हैं, ठीक है। वहीं पे पंचतंत्र की कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की कहानियाँ डीडी नेशनल के ऊपर आया करता था कार्टून फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो जातक हमने देखा, वो जो तोरण थे ना बने हुए स्तूप के आगे एक गेटवे था, तो तोरण के ऊपर भी आप देखोगे बहुत सारे जातक्स बनाए गए हैं, यानी कि बुद्धा जी के बचपन की स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट करा गया है इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स इन द अजंता केव्स। तो ये सारा हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक स्टोरी ऑफ द मंकी किंग भी दे रखी है यहाँ पे। एक ग्रेट मंकी किंग हुआ करता था ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन द हिमालयाज़। 80,000 फॉलोअर्स हुआ करते थे उसके। एक बार वो स्पेशल मैंगो ट्री के ऊपर फेड कर रहे थे, और जो कि बहुत ही मीठे थे, इतने टेस्टी मैंगो थे जो कि प्लेन्स में नहीं मिला करते थे। अब क्या हुआ, एक दिन किंग आ जाता है वहाँ पे, और वो वहाँ पे नहा रहा था। बट जैसे ही वो मैंगो ट्री उनको दिखा और उन्होंने जब आम खाया, तो उन्होंने बोला फॉरेस्टर को कि क्या तुम ये पेड़ ढूंढ सकते हो मेरे लिए? और वो हिमालयज़ में निकल जाते हैं, वहाँ पे उनको मिल जाता है। बट बिकॉज़ यहाँ पे मंकीज़ फीस्ट किया करते थे, और तो राजा के जो सैनिक वहाँ पे भेजे गए थे, उन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल किल ऑल द मंकीज़ एंड विल गेट दिस मैंगो ट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये स्टोरी जो है इसके ऊपर देखने को मिलेगी। स्टोरी कैसे दिखने को मिल रही है कि यहाँ पे पानी की, आपके यहाँ पे एक रिवर दिख रही होगी, यहाँ पे राजा के कुछ सैनिक दिख रहे होंगे, मंकीज़ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मंकी था ये क्या करता है, अब ये राजा वो ऑर्डर दे दिया होता है, बट देखता है कि जब एक मेन मंकी है वो क्या करता है, रास्ता बनवाता है कि कैसे रिवर को क्रॉस करना है, सभी से रास्ता क्रॉस करवाता है। अल्टीमेटली वो खुद थक जाता है और उसकी डेथ हो जाती है बाय डाइंग इनटू द वाटर। तो जब ये किंग सारी चीज़ें होते हुए देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, और उसको क्या करता है बाद में, जो जब उस मंकी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए क्या किया जाता है, वो जो ट्री था उसको नहीं काटा जाता, ना ही उसका कुछ भी हिस्सा लेके जाते हैं, वो मंकीज़ के लिए वहीं पे रख देते हैं। तो इस तरह से ये वाइज किंग की एक स्टोरी थी। यहाँ पे ग्रेट किंग मंकी को भी बोला जाता है, और दूसरी तरफ जिस किंग ने वाराणसी में ये भेजा हुआ था सैनिकों को, उसको भी बोला जाता है, ठीक है। हृदय परिवर्तन हुआ करते थे बेसिकली। अब राइटिंग बुक्स ऑन साइंस के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, जैसे कि आर्यभट्टा, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर, मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, संस्कृत बुक लिखते हैं जिसका नाम है आर्यभट्टयम।
आर्यभट्टियम जो है दैट इज़ द नेम ऑफ संस्कृत बुक, और इन्होंने इसमें मेंशन करी है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि डे और नाइट के पीछे क्या रीज़न है, दिन और रात कैसे होते हैं। दैट इज़ बिकॉज रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है और सूर्य के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। सो वही चीज़ इन्होंने बताई कि जस्ट बिकॉज अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही है, तो उसी वजह से आप देखते हो कि ये रीज़न आर्यभट्टा ने दिया अपनी बुक के अंदर। इवन दो सन राइज और सेट करता है ये भी बताया इन्होंने, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी कि ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, वो भी इन्होंने मेंशन करा। यू ऑल्सो फाइंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो 2πr, वो भी किसने बताया, इन्होंने बताया, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टूडे। इसके बाद और भी मैथमेटिशियंस आते हैं जैसे कि वारामीरा, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य, दे वर ऑल्सो मैथमेटिशियंस। ठीक है, इनकी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अब जैसे आर्यभट्टा ने ही ज़ीरो के बारे में बताया, ज़ीरो को इन्वेंट किया था, और बाद में ये ज़ीरो को इन्वेंशन आर्यभट्टा ने दे दिया, अरब्स ने भी यही मेथड यूज़ किया और फिर पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड कर गया। एंड ठीक है, अब देखो रोमन्स जो हैं वो अभी भी क्या करते हैं, बिना ज़ीरो के ही काउंटिंग करते हैं। यू कैन रीड अबाउट इट। उसके बाद आयुर्वेदा आता है। आयुर्वेदा आपको ध्यान हो अगर, एक तो पतंजलि आपने पढ़ा था, ठीक है, पतंजलि के बारे में पढ़ा था, और आयुर्वेदा से ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द 6 फिलोसफीज़। 6 फिलोसफी में हमने देखा था ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत, ये तो पतंजलि वाली तो चलो मैंने आपको वो फिलोसफी का बता दिया थोड़ा सा। आप देखते योगा था वो, योगा, आई एम सो सॉरी, योगा जो था दैट वाज रिलेटेड टू द पतंजलि, योगा, पतंजलि, माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। दो इम्पॉर्टेंट आपको आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर मिलेंगे। कौन कौन से, एक था चरक, एक था सुश्रुत। अब देखो, एक ने लिखी चरक संहिता और एक ने लिखी सुश्रुत संहिता, नेम सेम है। अब याद क्या रखना है, ये जो चरक थे ना ये इन्वॉल्व थे मेडिसिन्स में, और वहीं पे सुश्रुत किस में इन्वॉल्व थे, सर्जरी में, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद कर लेना कि एज फॉर सुश्रुत, एज फॉर सर्जरी, तो यहाँ से याद रह जाएगा। तो जो सर्जिकल प्रोसीजर्स थे वो किसने बताया सबसे पहले, तो आपको सुश्रुत ने बताए थे। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। स्तूप हमने देख लिया था, माउंट था। शिखर क्या था, टेम्पल के ऊपर ये जो एक टेम्पल, रुको रुको रुको, ये टावर आ जाएगा, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था, जो स्तूप के अराउंड सर्कुलर पार्ट था। गर्भगृह क्या था, ये हॉल हुआ करता था जहाँ पे दैती की आपको इमेज देखने को मिलेगी। मंडप क्या था, प्लेसेस इन टेम्पल वेयर द पीपल कुड असेंबल। चलो, यहीं पे हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट, और अल्टीमेटली आपकी 6th क्लास की NCERT कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी विल समरी हम कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द नोट्स डायरेक्टली। तो पहले आते हैं मेटलर्जी के ऊपर। मेटलर्जी हमने देखी, आयरन एज, पहले हम ब्रॉन्ज एज देखते हैं, फिर आयरन एज आती है। रॉट आयरन, कास्ट आयरन में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। महरौली पिलर देखा हमने दिल्ली के अंदर, महरौली में ही लोकेटेड है, आयरन का बना हुआ है, 7.2 मीटर की हाइट है, वेट इसका 3 टन्स का है। 1500 साल पहले ये बनवाया गया था। इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन मिलती है, नाम मिलता है चंद्र, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। नाउ स्तूप देखते हैं तो राउंड और टॉल हैं, बिग एंड स्मॉल हैं। रैलिक कास्केट इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या किया जाता था, जो भी बुद्धा जी या उनके फॉलोअर्स के रेमिनेंट्स हुआ करते थे, लाइक टीथ, बोन्स, एशिज, उनको रख दिया जाता था और उसके ऊपर से माउंट बना दिया जाता था। अंडा, वो जो स्तूप पढ़ रहे हैं ना बार बार, तो उसको बोलते हैं अंडा। प्रदक्षिणा पथ, वो जो सर्कुलर पाथ बना दिया है अराउंड द स्तूप, उसको बोलेंगे प्रदक्षिणा पथ। और ये जो वेदिका होगी या फिर रेलिंग होगी, ये उसके साइड में लगा दी जाती थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सपोर्ट। फिर हमने देखा गेटवे, गेटवे जो था चारों डायरेक्शन में हुआ करता था स्तूप के। अमरावती विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे स्तूप मिलते हैं। सांची का हमने एग्जाम्पल लिया, मध्य प्रदेश में है, ग्रेटेस्ट स्तूप भी इसको बोला जाता है। इसमें ब्रिक्स जो थी वो ऐड करी गई थी अशोका के रेन के टाइम, ठीक है, जब अशोका रूल कर रहे थे। रेलिंग्स एंड गेटवे दे वर ड्यूरिंग द लेटर रूलर्स। फिर आर्टिफिशियल केव्स बनवाई गई और इसमें देतीस मिलते हैं, जैसे कि शिव, विष्णु, दुर्गा, इनको वर्शिप किया जाता था। गर्भगृह हमने देखा, जो वो वाला पार्ट जो मेनली हॉल हुआ करता था, बट हॉल के आगे आप देखोगे वहाँ पे पिंडी रखी होती है, तो जहाँ पे मेन देती को रखा जाता है उसको बोल देते हैं गर्भगृह। फिर आता है शिखर। शिखर जो है ये टावर हुआ करता था बेसिकली गर्भगृह के ऊपर। एग्जाम्पल जैसे भीतरगांव देखा हमने, विच इज़ इन यूपी। तो उसके बाद मंडप देखा हमने, ये जो हॉल हुआ करता था जहाँ पे लोग बैठा करते थे वर्शिप करने के लिए। फिर भीतरगांव टेम्पल देखें तो ये आपके कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लाया करता है, बेकेट ब्रिक्स और स्टोन्स का बना हुआ था। फिर आता है महाबलीपुरम टेम्पल। महाबलीपुरम टेम्पल जो है दैट इज़ इन तमिलनाडु, चेंगलपत्ता
डिस्ट्रिक्ट। मोनोलिथिक टेम्पल है, यानी कि एक ही पत्थर से कार्विंग करी गई है। देन दुर्गा टेम्पल आता है, आईहोल कर्नाटका में है, 1400 ईयर्स एगो पहले ये बनाया गया। फिर आती है जैन मोनेस्ट्री, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, कार्व आउट ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर। किंग्स एंड क्वींस जो थे दे यूज टू पे फॉर द डेकोरेशन, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया करते थे। इवन बाकी मर्केंट्स, फार्मर्स और भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो कि गिफ्ट्स लेके आया करते थे इन ऑर्डर टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। आइवरी वर्कर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और आइवरी वर्कर्स जो थे इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज इन ऑर्डर टू डेकोरेट द गेटवेज, जो तोरण हुआ करते थे। फिर उसके बाद पेंटिंग्स देखी हमने, लाइट कलर से पेंटिंग्स बनाई जाती थी। एपिक्स देखे, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होती हैं। तमिल एपिक का एग्जांपल देखा, शिलापदिकरम। कोवलन, कन्नगी और माधवी का ट्रायंगल देखा। फिर उसके बाद कोवलन और माधवी को एक लड़की होती है जो कि बुक है मणिमेकालई, उसमें मेंशन था। पुराण से आ जाते हैं, पुराण का मतलब है ओल्ड। गॉड और गॉडेसेस के बारे में मेंशन है। गॉड आगे जैसे विष्णु शिवा इनको वर्शिप किया जाता था, गॉडेसेस लाइक पार्वती एंड दुर्गा। उसके बाद एपिक्स देखे हमने, रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखा है, प्रिंस रामायण राम के ऊपर बेस्ड है, और अयोध्या विच इज़ द कैपिटल ऑफ कोसाला। महाभारत में देखते हैं कौरव और पांडवस की फाइट, भगवत गीता इन द चैप्टर नंबर 8। पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास ने लिखे। फिर स्टोरीज आती हैं ऑर्डिनरी पीपल जो कि हमें अजंता केव्स के अंदर मिलती हैं। जातक्स के बारे में हमने पढ़ा, पंचतंत्र जिसको किसने लिखा था, तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियाँ जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बुक्स देखते हैं साइंस के ऊपर, जैसे कि आर्यभट्टयम या फिर आर्यभट्टा। मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड द ग्रहण, या फिर जिसको आप एक्लिप्स भी बोलते हो, और सनसेट कैसे होता है, सनराइज़ कैसे होता है, डे और नाइट क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड अराउंड इट्स एक्सिस। और भी मैथमेटिशियन मिलते हैं जैसे कि वारामीरा, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य एंड ऑल। ज़ीरो के बारे में इन्वेंशन करते हैं जिसको बाद में पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट करा एक्सेप्ट द रोमन्स। आयुर्वेदा के बारे में देखा, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता वॉज बेस्ड ऑन मेडिसिन और सुश्रुत संहिता वॉज बेस्ड ऑन सर्जरी प्रोसीजर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी 7th क्लास की हिस्ट्री बुक। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।